हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से किया संवाद, कहा पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों में इस महामारी के संक्रमण और अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री आज 15 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात करेंगे। देश में जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से अब तक प्रधानमंत्री की विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह छठी बैठक है। इस महामारी से लड़ने के लिए किए गए केंद्र और राज्यों के इंतजामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भविष्य में जब कभी भारत की इस महामारी के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो यह दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार भारत के लॉकडाउन और यहाँ के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की चर्चा कर रहे हैं। आज भारत में इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों का रिकवरी रेट 50% से भी ऊपर है। इस महामारी और अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम इस महामारी को जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार में सामने आ रहे हैं मतभेद, सामना ने कांग्रेस को याद दिलाई हैसियत। जी हां दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना ने महाविकास आघाड़ी में नाराजगी पर कांग्रेस पर तंज कसा है और इस बात को लेकर चेताया है कि सीएम ठाकरे कुर्सी के लालची नहीं है जो वो कोई भी शर्त मान ले। सामना के लेख में विधानसभा में कांग्रेस के संख्या बल को याद दिलाकर उनकी महाविकास आघाड़ी में हैसियत क्या है यह याद दिलाया गया है। कांग्रेस के पास सबसे कम यानी कि 44 विधायक हैं। इसके अलावा लेख में कहा गया है कि कांग्रेस को मंत्री पद तब मिले जब शिवसेना ने त्याग किया। वहीं अब सामना के लेख पर बीजेपी ने भी सियासी वार किया है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि मुंबई में आदमी इस महामारी के दौरान इलाज नहीं मिलने से तड़प तड़प कर मर रहा है और इन तीनों पार्टियों को कुर्सी की पड़ी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं महाविकास आघाड़ी दल को तोड़ देगी? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन ने मानी सैनिकों के मरने की बात, भारतीय सेना से की कार्रवाई रोकने की अपील। जी हां दोस्तों, आखिरकार चीन ने मान लिया है कि सोमवार रात वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान उसके भी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि उसके कितने सैनिक हताहत हुए हैं इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के हवाले से चीन की सेना का यह बयान जारी हुआ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ताजा घटनाक्रम के बाद एक चीनी सैन्य प्रवक्ता ने मंगलवार को भारतीय सैनिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे सीमा पर चीनी सैनिकों के खिलाफ सभी भड़काऊ कार्रवाइयों को तुरंत रोके और बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाने के सही रास्ते पर वापस आए। पीएलए ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर गलवान घाटी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया और जानबूझकर उकसाने वाले हमले किए, जिससे गंभीर संघर्ष हुआ और सैनिक हताहत हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारतीय सेना के मुताबिक पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार को चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के दौरान एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए। पिछले 45 वर्षों में भारत चीन सीमा पर इस तरह की यह पहली घटना है जो व्यापक तनाव को दर्शाती है। तो दोस्तों, लद्दाख में भारत और चीन के बीच यह झड़प क्या भारत चीन के बीच युद्ध का आगाज है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट अब 1000 रुपए का होगा चालान। 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक्स 2 व्हीलर पर रोड टैक्स में 7% की मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें प्रमुख रूप से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत 2 धाराओं में संशोधन किया है। इसके तहत कई तरह के जुर्माने चालान की राशि में इजाफा कर दिया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत 2 धाराओं धारा 4 और धारा 6 में संशोधन किया है। इसके तहत यूपी में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन
प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश की है। इसमें 1 लाख टू व्हीलर्स पर रोड टैक्स पर 100% छूट मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक 4 व्हीलर के अन्य प्रकारों पर रोड टैक्स पर 75% छूट दी जाएगी। और यूपी सरकार ने संशोधन के तहत कई चालानों में भी वृद्धि की है। इसके तहत अब बिना हेलमेट का चालान 500 रुपए से 1000 रुपए हो गया है। वहीं फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आधिकारिक आदेश न मानना, काम में बाधा डालने पर पहले 1000 रुपए जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर अब 2000 रुपए कर दिया है। पहले पार्किंग के नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दोबारा उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माना लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, गलत तथ्यों के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने पर पहले महज 2500 रुपए का जुर्माना लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में शुरू हुआ चीनी सामानों का बहिष्कार। CAIT ने इन उत्पादों को लिस्ट में किया शामिल। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीन भारतीय सैनिकों के 20 टकराव के बाद चीनी सामानों के बहिष्कार को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स यानी कि CAIT खुलकर सामने आया है। केट ने चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए भारतीय सामान हमारा अभिमान कैंपेन की शुरुआत की है। केट ने चीन से आयात होने वाले करीब 3000 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें से 500 वस्तुओं की लिस्ट जारी की जा चुकी है। इन वस्तुओं के आयात न होने से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह सारी चीजें भारत में पहले से ही बनाई जा रही है। केट के अनुसार उनका लक्ष्य है कि दिसंबर 2021 तक चीनी सामानों के भारत द्वारा आयात में लगभग $13 बिलियन यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के उत्पाद कम कर दिए जाएं। तो दोस्तों, क्या आप भी चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए केट की इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन में फिर तेजी से फैलने लगी यह महामारी, अधिकारियों ने लिए ज्यादा कड़े फैसले। जी हां दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग में इस महामारी ने फिर से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और इस बार अधिकारियों ने इस पर काफी सख्ती से काम करना भी शुरू कर दिया है। चीन में नए फैसले लिए हैं जिनके जरिए इसके संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। बीजिंग में आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि मंगलवार को 27 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार बीजिंग में कुल मिलाकर 106 मामले हो गए हैं। बीजिंग में अधिकारियों ने राज्य का संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्य में न होने देने के लिए जो नए कदम उठाए हैं, उनमें बीजिंग के हाई रिस्क कैटेगरी में आने वाले लोगों का दूसरे राज्यों में न जाना भी है। साथ ही शहर की कुछ ट्रांसपोर्टिंग सेवाएं भी बाधित कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ICICI लोम्बार्ड ने दी बीमा धारकों को राहत, घर पर इलाज कराने पर भी मिलेगा इंश्योरेंस कवरेज का फायदा। जी हां दोस्तों, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने इस महामारी को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों को कई तरह के सुविधाएं दी हैं। इसके तहत अब बीमा धारक अगर अस्पताल की जगह घर पर भी अपना इलाज कराते हैं तो इसका खर्च भी इंश्योरेंस में कवर होगा। इससे ऐसे ग्राहकों को बहुत लाभ होगा जो किसी बीमारी के लिए अस्पताल के बजाय अपने घर पर सुरक्षित माहौल में इलाज करवाना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बीमा कंपनी ने इस महामारी से संबंधित इन पेशेंट क्लेम के लिए नई पॉलिसी पर वेटिंग पीरियड को घटाकर 15 दिन कर दिया है। यह पहले 30 दिन था। अच्छी बात यह है कि वेटिंग पीरियड में कमी के लिए प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। यह सभी हेल्थ पॉलिसियों पर लागू होगा। तो दोस्तों, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की यह सुविधा आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका ने भारत को 100 वेंटिलेटर की पहली खेप सौंपी। राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था भेजने का वादा। जी हां दोस्तों, भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर ने मंगलवार को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए 100 वेंटिलेटरों की पहली खेप सौंपी है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने यह जानकारी दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि इस महामारी जैसे अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए अमेरिका भारत को वेंटिलेटर्स देगा।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, कोंकण व गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, नागालैंड, बिहार के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। इन भागों में कहीं कहीं भारी बारिश का भी अनुमान जताया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, पूर्वोत्तर भारत के शेष भागों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दिल्ली सहित इन राज्यों में अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क और बेहद गर्म बना रहेगा। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर लू का प्रकोप जारी रह सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10वें दिन भी हुई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव बढ़कर मंगलवार को 76 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं 1 लीटर डीजल का भाव 75 रुपए 19 पैसे हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम इमरान खान को सत्ता से हटाने की तैयारी कर रही है पाकिस्तानी सेना। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने की पूरी तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में एक और इस महामारी का कहर प्रधानमंत्री इमरान खान को चैन नहीं लेने दे रहा है, तो दूसरी ओर बिगड़ते सत्ता के समीकरण ने उनकी नींद उड़ा दी है। यह आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी सेना जल्द ही इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से हटा सकती है। पाकिस्तानी सेना देश में मार्शल लॉ का औपचारिक ऐलान कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना इस महामारी से फैले संक्रमण से बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों को लेकर इमरान खान सरकार से नाराज चल रही है। पाकिस्तान में पिछले 2 महीनों के दौरान प्रशासन के अलग अलग 12 पदों पर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों को तैनात किया जा चुका है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एक बार फिर पाकिस्तान में सेना तख्ता पलट कर सकती है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाली अर्थशास्त्री का बड़ा बयान। कहा, भारत पर निर्भर है नेपाल, चीन कभी नहीं ले सकता उसकी जगह। जी हां दोस्तों, भारत नेपाल के बीच रिश्तों में खटास आए या न आए, लेकिन नेपाल ने जिस तरह से रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी है, उसका विरोध नेपाल के भीतर भी देखा जा सकता है। नेपाल के सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर पोषराज पांडे ने सोमवार को कहा कि नेपाल और भारत के रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। हिमालयी देश नेपाल सभी जरूरी सामानों के लिए भारत पर निर्भर है। नेपाल को कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भारत का विकल्प चीन हो सकता है। पांडे ने अपने बयान में आगे कहा कि इस मामले को बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत है। नेपाल आज भी जरूरी सामान के लिए भारत पर निर्भर है। पांडे ने कहा कि भारत से हमारा इंपोर्ट 2/3 है, जबकि चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 14% है। लिहाजा चीन भारत का विकल्प कभी नहीं हो सकता। पांडे ने एक्सपोर्ट के मामले में भी पक्ष रखा और कहा कि भारत को हम कुल निर्यात का 60% करते हैं, जबकि चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ऑनलाइन पढ़ाई का चलन स्कूली बच्चों पर अब भारी पड़ने लगा। ऑनलाइन पढ़ाई के तय होंगे घंटे। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन पढ़ाई का शुरू हुआ चलन स्कूली बच्चों पर अब भारी पड़ने लगा है, जिसके चलते उन्हें कई घंटे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन के सामने गुजारने पड़ रहे हैं। फिलहाल अभिभावकों की चिंता और इसे लेकर बढ़ती शिकायतों के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर एक तय मानक प्रक्रिया तैयार करने में जुट गई है, जिसके तहत छात्रों की उम्र और क्लास के आधार पर ऑनलाइन पढ़ाई के घंटे तय किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अभिभावकों की ओर से लगातार यह शिकायत मिल रही है कि बच्चों को स्कूल की ओर से घंटों ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, साथ ही होमवर्क भी उसी पर दिया जा रहा है, जिसके चलते बच्चे दिन भर कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल से ही चिपके रहते हैं। इसके चलते उनका व्यवहार बदल रहा है, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे में भर्ती प्रक्रिया शुरू, 1.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, इस महामारी के चलते रेलवे की कई स्तरों पर थम गई भर्ती प्रक्रिया जल्द ही लागू हो जाएगी। इस राह की सबसे बड़ी चुनौती लगभग 1.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन करना है। हालांकि परीक्षा कराने के लिए केंद्रों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि इस महामारी की स्थिति में सुधार आने के साथ ही हम भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारतीय रेलवे यह परीक्षा 35,200 पद नॉन टेक्निकल के लिए और 46,331 टेक्निकल पद के लिए लेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।